अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उस स्लाइड से क्या उठाना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनके सभी क्वेश्चन के आंसर राइट है, एक्सेप्ट दैट वन। इसको छोड़ के इसको भी पकड़ ही लेते हैं। चलो 8 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट है, चलो बताए जरा थोड़ा सा। 8 नहीं 7, आइसो एंजाइम्स तो कल ही हुआ था। 7 क्वेश्चन में से भूमिका के कितने राइट हैं? यस, एम आई ऑडिबल? यस, कितने राइट है? यस। गिरीश के कितने हैं? भूमिका, दिव्या, डॉली, हाँ कृष्णांश नहीं आया क्या क्लास में? सो रहे सब बच्चे। प्रणव मैम मेरा एक गलत हुआ है, प्रशंसा का एक, ठीक है बेटा। वो वाला क्या हाइड्रोलेज वाला? हाँ 6, वही हाइड्रोलेज वाला ही करेक्ट। ठीक, यस ओके ठीक है। थोड़ा सा ना लिंक सेट करने की कोशिश करें कि हमने एक चैप्टर कहाँ पे पढ़ा है उसका लिंक दूसरी जगह पे कहाँ पे लग सकता है, कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है चलो, बाकियों को नहीं बताना है मत बताए, मुझे भी टाइम नहीं है। अब हमें थोड़ा डिस्कवरीज के बारे में पढ़ना है, सबको नहीं, सब चीजों को नहीं पढ़ना, किस किस को यहां से निकालना है मैं बताती हूँ। लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस दी थी, ये नाम सबको पता है, इज अ वेरी कॉमन वन। ठीक है, इसके बारे में नहीं देखना, इसको नहीं देखना। एडवर्ड बकनर को देखना है। 1897 में ईस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया। ईस्ट आपको पता है, ईस्ट आपको पता है एक ऐसा सिंपल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। जनरली सभी यूकैरियोट मल्टीसेलुलर होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस ईस्ट, राइट। तो ईस्ट, ऐसा ईस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया और उस ईस्ट में देखा कि कौन सा एंजाइम, एक झाइमेस करके एंजाइम था जो कि सुक्रोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था। सबसे पहले एडवर्ड बकनर ने एंजाइम को डिस्कवर किया, बट उसको नाम किसने दिया? उसको गिरीश इज इन अ वेटिंग रूम, नहीं दिख रहा है, हाँ सलोनी वेटिंग रूम में है, गिरीश तो नहीं है, गिरीश तो नहीं है। गिरीश आप हो क्लास में? हाँ गिरीश तो क्लास में है, गिरीश तो क्लास में है बेटा। दिव्या, सलोनी आ गई ना क्लास में? ठीक, बाकी जाने। अब मेरी क्लास मैक्सिमम संडे को ऐसा ही रहेगा, ठीक है ऐसे ही टाइम रहेगा, बिकॉज मेरी भी स्कूल मंडे से स्टार्ट हो रही है, आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रहेंगे। एडवर्ड बकनर जो है, इसने एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर किया, पर इसको नाम, इसको एंजाइम एज एंजाइम नाम किसने दिया? विली कुन ने। ठीक है, अब 1926 में समनर ने क्या किया है? यूरिएज एंजाइम आपको पता है, अभी यूरिया जो कि अमोनिया में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिएज, उसको क्रिस्टलाइज किया, मींस आइसोलेट किया। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कि सबसे पहले एंजाइम को डिस्कवर किया? हाँ कि ऐसा कुछ एंजाइम होता है ऐसे बताया, कुछ ना कुछ होता है जो कि पर्टिकुलर रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है, सिर्फ इतना बताया बुकनर ने। कन्या ने बताया कि उसको हम एंजाइम कहेंगे, उसको हम नामकरण करेंगे, तो उसने उसका नामकरण किया। जेम्स समनर ने उसको आइसोलेट किया, उसको बाहर नहीं निकाला था, बॉडी के बाहर निकाला किसने? क्रिस्टलाइज करके उसकी स्टडी अच्छे से किसने की? समनर ने यूरिएज को क्रिस्टलाइज किया और फिर उसकी स्टडी की, आइसोलेट किया, हम कह सकते हैं आइसोलेट किया। और एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कहा हेल्डन ने। इनको तो आपको इसको और इसको तीनों को, इन तीनों को अच्छे से लर्न करना है, याद रखना है। तो ध्यान देना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान ये भी देना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब किसने डिस्कवर किया पूछा है, कि किसने क्या किया, किसने आइसोलेट किया क्रिस्टलाइज फॉर्म में, कौन से एंजाइम को आइसोलेट किया सबसे पहली बार, वो भी बताना है। इसने जो एंजाइम आइसोलेट किया उसको झाइमेस कहते हैं, ये भी याद रखना है। सुक्रोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के वक्त
एंजाइम जाइम, वो रिएक्शन किस पे की थी उसने, ईस्ट के अंदर, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें देखा कि सुक्रोज का अल्कोहल में कन्वर्जन हो रहा है, एक एंजाइम है जिसका नाम जाइमेज है। उसके बाद सुमनर ने यूरिएज एंजाइम पे स्टडी किया और उसको क्रिस्टलाइज करके आइसोलेट किया, और हेल्टन ने बताया कि एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इतना पता होना चाहिए। ठीक, 3 साइंटिस्ट। ठीक है, ये ईयर जो होते हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, नाम भी याद रखो, बहुत बात है। अब उसके बाद 2 और साइंटिस्ट को ऐड करो, कोशलैंड एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड कहते हैं वैसे तो, कोशलैंड और मोनार्ड, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है पर आगे आएगा, बट जहां पे मैं अभी डिस्कवरीज की बात कर रही हूँ, सभी साइंटिस्ट को एक साथ लेके आ रही हूँ, तो ये जो 2 मेन साइंटिस्ट है इनको भी मैंने यहाँ पे ही आपके गैदर कर दिया है, यहाँ पे ही टुगेदर आपको इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं। कोशलैंड ने 1958 में और मोनार्ड ने 1965 में, एटलीस्ट इनके नाम शायद से 58 वगैरह याद रखना पड़ेगा। इंड्यूस फीट मॉडल दिया, देखो ये तो आपके थ्योरी पोर्शन में भी होगा, इंड्यूस फीट मॉडल आप वहां पे भी पढ़ोगे, वहां पे भी आप कोशलैंड का नाम पढ़ोगे, उसका ईयर पढ़ोगे, तो कुछ अलग नहीं है। कोशलैंड इन 1958 गेव इंड्यूस फीट मॉडल ऑफ एंजाइम, प्रपोज किया उसका मॉडल। ठीक है, उसके बाद मोनार्ड है, उसके साथ जैकोब भी है, जैकोब एंड मोनार्ड, इन्होंने अलोस्टेरिक मॉडल दिया एंजाइम का। आप कहोगे मैम ये क्या है, दैट वी विल सी इन एंजाइम मॉडल, अभी तक हमने एंजाइम मॉडल को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, 1 मिनट, चलो हो गया, हो गया। अब पढ़ते हैं एनएडी का कंसेप्ट, एनएडी का कंसेप्ट, अरे मैडम निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब याद रखो हमारे बॉडी में एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल होते हैं। एनर्जी इस फॉर्म में हम यूटिलाइज करते हैं, एटीपी को ब्रेक करके, उसके जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो वहां से जो एनर्जी कलेक्ट होगी दैट इज यूटिलाइज बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, राइट। बट इसके अलावा भी तो अलग अलग कोई न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग, न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप कहोगे मैम आप क्या कह रहे हो, न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग, हाँ ये क्या कह रहे हो, बताती हूँ। एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल ये भी तो हो सकते हैं, एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन यहाँ पे भी तो आया, एडेनिन यहाँ पे भी तो आया, और ये फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी तो आया, ये भी तो एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल, सॉरी ये भी तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसमें तो एटीपी से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। एक एनएडी 2.5 है, वैसे एग्जैक्ट बोलो तो 2.5 एटीपी के बराबर है, एक एफएडी 1.5 एटीपी के बराबर है, बट आपके बुक्स में जनरली इंफॉर्मेशन राउंड फिगर में दी है 3 एटीपी और इसके लिए 2 एटीपी। जब ये आएगा ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन प्रोसेस में तब मैं बताऊंगी वहां पे। पर आपको ये पता चला कि इनमें भी तो एक एनएडी इतना इक्विवेलेंट होता है 2.5 एटीपी के, इतनी एनर्जी होती है, इट्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। बट ये मॉलिक्यूल्स कभी भी एनर्जी करेंसी करके यूज नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी को सब हर बार सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए एनर्जी का। तो ये क्या करेंगे फिर, व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इनका रोल होता है कि ये दे एक्ट अलोंग विथ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, कोई भी एंजाइम को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में टेक पार्ट लेता है। ये क्या है मैडम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, दैट वी विल सी। ठीक है, ये किसी कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप करके एक्ट हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप करके एक्ट हो सकता है, नहीं ये एज अ कोफैक्टर को एंजाइम करके एक्ट होता है एनएडी को एंजाइम करके एक्ट होता है लूजली बाइंड, एफएडी फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये प्रोस्थेटिक ग्रुप करके एक्ट होता है, मींस ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये नियासिन एक टाइप का क्या है आपका, क्या है विटामिन है। विटामिन का मैं अलग से दूंगी आपको। ये फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये
फ्लैविन टाइप का एक क्या आएगा, आगे विटामिन आएगा। तो ठीक है, इनसे लिया हुआ कोई ग्रुप जो कि NAD में कन्वर्ट हो सकता है। मैं बताती हूँ डायग्राम के साथ आपको। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विटामिन निकोटिनामाइड and riboflavin occur either free or in combination with specific protein। एक तो वो फ्री फॉर्म में हमारे साइटोप्लाज्म में घूम रहे होंगे, अदरवाइज किसी प्रोटीन के, किसी प्रोटीन आर व्हाट, एंजाइम्स आर व्हाट, प्रोटीन इन नेचर, किसी एंजाइम को एज अ कोफैक्टर करके यूज करेंगे, किसी एंजाइम के ऊपर कैटालिटिक साइट पे बैठेंगे, एज अ कोफैक्टर रहेंगे, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और उस एंजाइम के कैटालिटिक पावर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एक तो फ्री भी रह सकते हैं, नहीं तो किसी के प्रोटीन एज एंजाइम के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी रह सकते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इज अ नॉक पॉइंट। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। कभी भी आपने ये सुना है क्या, मैंने बीच में एक भी स्लाइड ब्लैंक नहीं रखी थी, कभी आपने ये सुना है निकोटिनामाइड इज ए टाइप ऑफ निकोटिनामाइड, टिनामाइड इज अ टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, सुना है कभी? नहीं ना। फ्लैविन इज अ टाइप ऑफ, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, सुना है कभी ऐसे? ऐसे कभी नहीं आता ना, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड बनाने में, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, जब कभी फॉस्फेट, जब कभी शुगर, और जब कभी कोई नाइट्रोजन बेस आके अटैच्ड होता है तो ही तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर मैं निकोटिनामाइड का स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो निकोटिनामाइड का स्ट्रक्चर देखे जरा, ये वाला स्ट्रक्चर देखो जरा, ये शुगर हो गई, ये फॉस्फेट हो गया, और ये भी तो नाइट्रोजन बेस है, ये भी तो नाइट्रोजन बेस है। अमाइड, निकोटिना अमाइड, अमाइड ग्रुप लगा है, अमीन ग्रुप है ना, ये भी तो अमाइड बॉन्ड होता है, यू नो, या दिस इज अ नाइट्रोजन बेस। तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड है? यस, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड में क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, शुगर चाहिए, नाइट्रोजन बेस चाहिए, है तो देखो जरा, फॉस्फेट भी है, शुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी तो है। देखो यहाँ पे राइबोस शुगर है, एडेनिन है, और फॉस्फेट है, शुगर है, और नाइट्रोजन बेस है। कितने न्यूक्लियोटाइड हुए? एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, राइट, और एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, इसीलिए तो इसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और एडेनिन एज ए नाइट्रोजन बेस है, उसके बाद साथ निकोटिनामाइड, जो येलो कलर में है वो निकोटिनामाइड है। तो दिस इज NAD। बट क्या ये आपका DNA, आपका जीनोम बनाने में टेक पार्ट लेता है? कभी नहीं लेता। एडेनिन टेक पार्ट लेता है, पर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कभी टेक पार्ट नहीं लेता। ये आपके अलग अलग एंजाइम को एज अ ऑर्गेनिक कोफैक्टर करके, जिसमें कि को एंजाइम की कैटेगरी में आएगा, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप की कैटेगरी में आएगा, ऐसे हेल्प कर सकते हैं, ऐसे हेल्प कर सकते हैं। मींस वो किसी भी एंजाइम को क्या कर सकते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन में टेक पार्ट ले सकते हैं, उस एंजाइम को हेल्प कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम को। दे एक्ट अलोंग विद ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, और उनके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, बट कभी भी DNA बनाने में, न्यूक्लिक एसिड बनाने में टेक पार्ट नहीं लेते। इज अ नॉक पॉइंट, इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज अ रोल। ठीक है, आपको याद रहेगा कि NAD और FAD क्या है, आपके को फैक्टर है ऑर्गेनिक। वाई ऑर्गेनिक? बिकॉज कार्बन कंटेनिंग, देखो कार्बन आ गया, कार्बन कंटेनिंग। सम आर प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड सम आर कोएंजाइम। उस दिन ही मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, मैं बहुत ज्यादा बैक जाके आपको हर बार उसको कोरिलेट करने के लिए कहती हूँ। देखो यहाँ पे, देखो मैंने लिखा है NAD, याद आ रहा है आपको? देखो वो ऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे देखो मैंने फ्लैविन भी लिखा है, बायोटीन भी लिखा है, ये भी टाइप का विटामिन ही है। ये भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर में आता है, बट ये टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। बट है तो कैटालिटिक पावर इंक्रीज करने के लिए ही एंजाइम का, राइट?
ठीक है, एनएडी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एनएडी बेसिकली होता क्या है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल आगे, बट वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते उसको। सिंपलेस्ट फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होगा तो ही हम यूटिलाइज करेंगे उसको। और वो कभी भी डीएनए बनाने में, मींस न्यूक्लिक एसिड बनाने में या आरएनए बनाने में टेक पार्ट नहीं लेता। वो किसी एंजाइम को कैटालिटिक पावर को एनहांस करने के लिए टेक पार्ट लेता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर था एनएडी का। और ये स्ट्रक्चर है आपका एफएडी का, फ्लैविन। दिस इज अ फ्लैविन ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग, क्या कह सकते हैं इसको? नाइट्रोजन बेस कह सकते हैं, बट डीएनए बनाने में टेक पार्ट लेने वाला नाइट्रोजन बेस नहीं है। ये तो हमारे राइबोस शुगर है, देखो कार्बन 1 2 3 4 5। राइबोस शुगर्स तो पेंटोस शुगर होती है। दिस इज अवर राइबोस शुगर, राइट, एंड दिस इज अ फॉस्फेट। यही तो चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। इसको कहते हैं हम फ्लैविन, बिकॉज ये फ्लैविन ग्रुप है, ये निकोटिनामाइड ग्रुप है। फ्लैविन, फ्लैविन एडिनिन, बिकॉज ये एडिनिन है। ठीक है, एडिनिन। न्यूक्लियोटाइड कितने बने? 2 न्यूक्लियोटाइड बने। देखो जरा, एक ये ऊपर से यहाँ पे देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से यहाँ देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। कितने बने? 2 डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये टाइटली बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ। these are comes under प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये फ्लैविन एक विटामिन्स को बनाने में भी टेक पार्ट लेता है। फ्लैविन विटामिन्स के लिए मैं अलग से आपको एक निमोनिक्स दूंगी, फटाफट सभी विटामिन्स आपके एकदम से याद हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, समझ में आ गया? इस स्लाइड से क्या उठाना है? इस स्लाइड से हमें ये उठाना है, प्यूरिन। देखो मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देना, जो मैं अभी तक समझाया वही है। प्यूरिन एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड polymerizes to form nucleic acid। हमें पता है ANG प्यूरिन, CUNT pyrimidine न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, बट जो हायर प्यूरिन होते हैं एंड हायर pyrimidine होते हैं, जैसे कि निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, particularly ATP adenine adenosine triphosphate maximally, ये हाई एनर्जी, ये हायर प्यूरिन होते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको? जनरली एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में एक फॉस्फेट यूज होता है, बट एटीपी बनाने में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट यूज होते हैं। ये एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी हमारे बॉडी में जो है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में है, इन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, बिकॉज उसके पास 3 फॉस्फेट है। हाँ, एटीपी कभी भी एज अ न्यूक्लियोटाइड करके वर्क नहीं कर सकता। एटीपी का स्ट्रक्चर में बता दूं, यहाँ पे देखो एटीपी का स्ट्रक्चर, एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, और यहाँ पे लगता है एडिनिन। अगर यहां से ये बॉन्ड को तोड़ दिया तो बना ये न्यूक्लियोटाइड, अदरवाइज ये पूरा न्यूक्लियोटाइड नहीं बनता, ये रहता है एटीपी। ठीक है, एटीपी एज एनर्जी फॉर करेंसी मॉलिक्यूल। जब 3 फॉस्फेट लगे, अगर एक फॉस्फेट लगा है तो वो एज ए न्यूक्लियोटाइड, दैट इज एएमपी। ठीक है, ठीक है। एटीपी रिलीज, हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फेट, ये फॉस्फेट जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोलिसिस होगा, और जो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी। और वही तो होती है एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन। जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शन हो रही है उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वो फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ही तो इन्वॉल्व हो रही है, वही तो ले रहे। अब निकोटिनामाइड और राइबोफ्लेविन, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक्ट्स एज एन कोएंजाइम और ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, को एक्ट्स एज एन कोएंजाइम। इसको आप कोएंजाइम या कोफैक्टर भी कह सकते हो। इनको इन्होंने निकोटिनामाइड राइबोफ्लेविन को एज अ कोएंजाइम बोल दिया है, बट सम आर कोएंजाइम, सम आर प्रोस्थेटिक ग्रुप, या वी कॉल इट एज इन सिंपल वे कोएंजाइम, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो मैक्सिममली विटामिन से बने होते हैं। निकोटिनामाइड भी है, राइबोफ्लेविन भी है, बट अगर बहुत स्पेसिफिक जाना है तो पता रहेगा कि निकोटिनामाइड लूजली बाइंड होता है और राइबोफ्लेविन मींस फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड वो टाइटली बाइंड होता है, तो वो प्रोस्थेटिक होता है।
इतना डिटेल आपको मैंने दिया है, बट आपको नहीं पूछेंगे। आपको इन जनरल अगर ऐसा स्टेटमेंट भी आता है तो भी आपको वो राइट करना होगा। ठीक है, ठीक, इतना ही आपको यहाँ से लेना था, बाकी ये सब कुछ लेना नहीं है, ये लेना नहीं है। सिर्फ निकोटिनामाइड का लॉन्ग फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया था। हाँ, राइबोफ्लेविन अगर वो एफएडी के फॉर्म में होता है तो फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड है तो फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो लेना है कौन सी इंफॉर्मेशन, इसकी फंक्शन वाली इंफॉर्मेशन जो कि हमें ही पता होनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्लासिफिकेशन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसका ईसी नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर बाद में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन देखिए, एंजाइम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 6 ग्रुप में। इट्स वेरी सिंपल, अगर सोचो तो, टफ करना चाहो तो बहुत टफ है। बायो के लेवल तक जाऊंगी, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री लेवल पे नहीं जाऊंगी, अल्दो ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर होता है वो बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी कॉमन होता है। बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल रिएक्शन के बेसिस से पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में जब बायोमोलिक्यूल आएगा तब आप केमिस्ट्री के बेसिस से पढ़ोगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके मैक्सिमम कंसेप्ट्स क्लियर करने की मेरी कोशिश। ठीक, देखिए 6 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। वो ऑक्सीडोरिडक्टेज एक क्लास है, ये क्लासेस है, these are the classes। इस क्लास के अंडर बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे। ठीक है, एक क्लास होता है ट्रांसफरेज, एक होता है हाइड्रोलेजेस। जैसे कि आपने देखा था माल्टोज को कट करने वाला माल्टेज, शुगर स्टार्च को कट करने वाला अमाइलेज, ये क्या है, these are the हाइड्रोलेजेस। तो एक क्लास है जिसके अंडर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं। लाइज, लाइज लाइज करने वाला, किल करने, तोड़ने वाला, कट करने वाला, ब्रेक करने वाला। आइसोमरेज, एक जैसे स्ट्रक्चर रहने वाले। लाइगेज, ज्वाइन करने वाला, लाइगेट करने वाला, ज्वाइन करने वाला। ठीक है, ये कट करने वाला, ये ब्रेक करने वाला, और ये लाइगेज ज्वाइन करने वाला। देखो बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन, बच्चे लाइज और लाइगेज में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान दो। लाइज, लाइज कट करने वाला, लाइसिल आता था ना, लाइसिल, लाइसिल आता था जुए मारने वाला, लाइसिल, लाइस, लाइस को किल करने वाला, लाइस, है ना। और लाइगेज ज्वाइन करने वाला। ठीक है, चलिए। ओट लिल, कभी हम पढ़ते ना ओट लाल है, ऐसे पढ़ते हैं ना, उसी को मैंने ओट लिल कर दिया। ये आपका निमोनिक्स बना छोटा सा। दिस इज योर ट्रिक कि कैसे याद रखना है। 6 क्लास, ओ से ऑक्सीडोरिडक्टेज, टी से ट्रांसफरेज, एस से हाइड्रोलेज, एल से लाएज, आई से आइसोमरेज और एल से लाइगेज। दीज आर द ओटलिल। ओटलिल, इसमें मैं लास्ट में आऊंगी। अब चलते हैं पहले क्या पर, हाँ, अब चलते हैं पहले फर्स्ट क्लास पे। सबको पता है ऑक्सीडेशन मींस लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कंफ्यूजन होता है तो लॉस में लॉ आता है, तो इस बेसिस पे ओ को याद रख सकते हो। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे होना तो नहीं चाहिए केमिस्ट्री बेस्ड पे, मुझे नहीं लगता कि आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन होगा। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कौन से किसमें होता है, ऐसा कौन सा एटम है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा होता है, चले बताएं जरा। केमिस्ट्री का छोटा सा बच्चों वाला कंसेप्ट, 8 क्लास का बच्चा भी बता देगा, बताए जरा। किसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन। ठीक है ना, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ तो मैं 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकती हूँ। मींस गेन ऑफ H+ आयन भी कह सकती हूँ, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकती हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकती हूँ। तो कभी कंफ्यूज ना होना कि इलेक्ट्रॉन और H+ आयन। ठीक है, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चले जरा, प्रोसेस का ही नाम है, ये प्रोसेस में से क्लास है एंजाइम का सबसे पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज मींस साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। ऑक्सीडोरिडक्टेज, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, उस प्रोसेस को हम रेडॉक्स रिएक्शन ही तो कहते हैं। That is characterized by actual formal transfer of electron between chemical species। ऐसे कोई एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, दैट इज नथिंग बट रेडॉक्स रिएक्शन।
जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या H+ आयन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। और ऐसे रिएक्शन को जिसमें कि एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, इसीलिए तो इसको साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं हम, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसी का ही दूसरा नाम है डिहाइड्रोजनेज। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं H+ आयन रिमूव होंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रोजनेज हुआ ना, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो इस प्रोसेस को हम दो नाम देते हैं, एक तो डिहाइड्रोजनेज भी कह सकते हैं इस एंजाइम को, डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं इस प्रोसेस को, या एंजाइम को ऑक्सीडो रिडक्टेज कह सकते हैं, प्रोसेस को ऑक्सीडो रिडक्ट प्रोसेस को कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए जरा, देखिए एक सबस्ट्रेट इज इन अ रिड्यूस फॉर्म, मींस इसने कोई ना कोई H+ मॉलिक्यूल्स को गेन करके रखा है। दूसरा ऑक्सीडाइज फॉर्म, इसके पास कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, लूज हुए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म। अब ये क्या करेगा, इसके पास कुछ होगा, समझ लो इसके पास इसने कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास था, सो दैट वो गेन किया हुआ था किसी इलेक्ट्रॉन को, रिड्यूस फॉर्म में था, वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, किसको दिया, किसको दिया इलेक्ट्रॉन, बी को दिया, मीन्स इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके वजह से क्या हुआ, बी को वो इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, बी ने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ, पहले रिड्यूस था, इट लेटर ऑन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो किसको दिया, इसको, तो ये क्या हुआ, ये इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, पहले ऑक्सीडाइज था, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम था, अब क्या हो गया, मिल गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिड्यूस हो गया। मींस कहीं ना कहीं पहले जो रिड्यूस फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और पहले जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में था वो रिड्यूस हुआ, मींस साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुई। ऐसा एग्जांपल हम अपना देखते हैं। चलिए, हमारे बॉडी में जो अल्कोहल बनता है, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर सही नहीं है, आपको पता है C2H5OH, इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH। अब ये NAD एज अ कोएंजाइम, NAD एज अ कोएंजाइम करके आ गया। एंजाइम का नाम देखो, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कहो, या इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कह सकते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम भी कह सकते हैं, बट इन्होंने इसको ADH कहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एक कुछ भी नाम रख सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो। देखो जरा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे H+ मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, यहाँ पे थे, अब ये क्या हो गए, यहाँ पे लूज हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहले नहीं थे, अब यहाँ पे क्या हो गए, वो गेन हो गए हैं। साइमल्टेनियस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन हो रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये गेन कर रहा है तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ये लूज कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। पहले इसके पास थे H+, तो अब ये क्या था, रिड्यूस था, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और ये क्या था, ऑक्सीडाइज था, इसके पास कमी थी। तो ये उल्टा हो गया, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एंजाइम को हम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कह सकते हैं। ऐसा ही तो एक एंजाइम हमने लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी देखा था, उसमें भी तो वैसे ही होगा, लैक्टेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, एंजाइम का नाम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, कोएंजाइम का नाम NAD। अभी तो देखा, देखे जरा, मैं हर बार आपको लिंक कराती हूँ, बट आप लोग को ना अभी भी आदत नहीं हुई। देखो लैक्टेट, NAD मॉलिक्यूल आ गया, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, याद रहेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। देखो H+ मॉलिक्यूल्स, समझा आपको, दिस इज ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, समझा आपको। ये था आपका अभी तक का
ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। अब इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, जैसे कि जिंक और कॉपर अगर एक साथ है तो एक क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, ऐसे साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती रहती है। ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ कॉपर, रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक आयन टू द कॉपर, क्यूप्रिक आयन टू द कॉपर, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हो गया। ऑक्सीजनेशन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ऑक्सीजनेशन को तो जाने दो, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजनेशन मींस ऑक्सीजन भी ट्रांसफर हो सकता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन को मैं और स्पेसिफिक बताने की बात है मेरी, रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है, एक तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो सकता है इसमें, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, अदरवाइज H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफर को भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कहते हैं। तीन टाइप से हो सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल पे बताया है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे बताया है, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के लेवल पे बताया है। देखो जरा, डिहाइड्रोजनेशन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजनेशन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजनेशन। देखो CO2 बन रहा है, अगर डी ऑक्सीजनेशन हो रहा है, CO2 निकल जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। समझ गया आपको, रेडॉक्स रिएक्शन तीन सा टाइप से हो सकती है, बट हमारे बायो के बेसिस पे हम इस दो को पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, ये तो था अभी तक का। देखो पायरुवेट, पायरुवेट में और लैक्टेट दिया हुआ है, पायरुवेट और लैक्टेट दिया है, ठीक है। समझा आपको, ये भी तो एक लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा, ये भी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम हमने आज पढ़ लिया, जो कि थोड़ा सा लंबा चलता है। दूसरे देखिए जरा, ट्रांसफरेज, सेकेंड क्लास ऑफ एंजाइम इज ट्रांसफरेज, कुछ ना कुछ ट्रांसफर जरूर करेगा, कुछ ना कुछ ट्रांसफर जरूर करेगा। ऐसी कोई एंजाइम जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, दूसरे किसी को देते हैं, एक सबस्ट्रेट से दूसरे में दे देते हैं। चले जरा ऐसे देख, एक कोई सब्सटेंस था, एक कोई सबस्ट्रेट था, एक दूसरा कोई सबस्ट्रेट था, दो सबस्ट्रेट थे, एक कोई अलग होगा, एक कोई अलग होगा। एक सबस्ट्रेट अकेला था और दूसरे सबस्ट्रेट के पास कोई ग्रुप था, क्या था, कोई एक दूसरा ग्रुप था, जिसको कि मैंने जी से डिनोट किया, जी से डिनोट किया, इन जनरल ग्रुप। अब क्या हुआ, ये ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, देखो जरा, और ये अकेला रह गया। एंजाइम का नाम ट्रांसफरेज, कहीं ना कहीं स्पेसिफिक कोई ग्रुप एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए ग्लूकोज है, जिसके पास कोई भी फॉस्फेट नहीं है, देखो ये कंप्लीट ग्लूकोज, जिसके पास कोई भी फॉस्फेट नहीं है, और ये एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके पास 3 फॉस्फेट है। अब ये क्या करेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपने में से 3 फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, सॉरी 3 फॉस्फेट होते हैं, मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर ना फास्ट बनाने के चक्कर में एक फॉस्फेट निकल गया, और वो फॉस्फेट जाके, सॉरी समझ लो, सॉरी 3 फॉस्फेट है, तो उसमें से एक फॉस्फेट निकल गया और वो फॉस्फेट जाके ग्लूकोज को लग गया। बाकी कितने फॉस्फेट बचे, 2, एडेनिन डाइफॉस्फेट, एटीपी इज व्हाट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। 2 फॉस्फेट बच गए, बट एक जो फॉस्फेट था वो ग्लूकोज के इस वाले पोजीशन पे जाके लग गया। पहले इस सबस्ट्रेट के पास वो फॉस्फेट था, इसने दूसरे को दे दिया। देखो हियर हेक्सोकाइनेज एंजाइम, काइनेज फॉस्फेट को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम, ये किस क्लास के अंडर आता है, किस क्लास के अंडर आता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ट्रांसफरेज क्लास के अंडर आता है। इसके अंडर एक काइनेज करके एंजाइम आता है, ठीक है।
ट्रांसफरेज इज अ क्लास जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे जो कि कहीं ना कहीं स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे होंगे। जहां पे भी काइनेज जैसा वर्ड आया याद रखना, ये फॉस्फेट को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम होता है, ये ट्रांसफरेज एंजाइम के क्लास में आता है। ठीक। देखो यहाँ पे भी मैंने एक लिखा है एलानीन, देखो आप बच्चे कंफ्यूज ना रहे इसलिए एलानीन देखे जरा। एलानीन में हमने ये जो अमीन ग्रुप है NH3+ अमीन ग्रुप होता है, अगर NH2 लिखूं तो नॉन अनायनिक फॉर्म, ठीक है, इसको हमने इस पे ट्रांसफर कर दिया। जरूरी नहीं कि हर बार फॉस्फेट ग्रुप ही ट्रांसफर हो, कभी अमीन ग्रुप भी तो ट्रांसफर हो सकता है। एंजाइम का नाम ट्रांस अमीनेज। एलानीन अपना अमीन ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को, तो यहाँ पे वो लग गया और वो बन गया ग्लूटामेट एंजाइम। यू नो व्हाट इज ग्लूटामेट, अमीन कंटेनिंग एंजाइम, राइट। तो ये क्या है, दिस इज आल्सो, और एलानिन किस में कन्वर्ट हो गया, ये निकलते ही पायरुवेट में। हियर आल्सो amine group gets transferred, it's also comes under transaminase enzyme, comes under transferase class of enzyme। ठीक ठीक, देखिए जरा 2 क्लास तो हमने कर लिए है कंप्लीट, 6 क्लास, 4 क्लास बाकी है। ऐसे कोई एंजाइम जो कि स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक सबस्ट्रेट से दूसरे में, वो कभी फॉस्फेट भी हो सकता है, कभी अमीन ग्रुप भी हो सकता है, कभी और दूसरे ग्रुप भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन अमीनेज एंजाइम जिसमें कि अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, और काइनेज एंजाइम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है एटीपी से। हर बार याद रखना एटीपी से ही फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है काइनेज एंजाइम में, कोई दूसरे फॉस्फेट से ट्रांसफर नहीं होता। ठीक ठीक। हाइड्रोलेज इसका क्या बताए, इसका क्या बताए, जहां पे भी हाइड्रोलेज का क्या बताओ, बताए जरा। सुक्रोज, सुक्रोज जो एंजाइम होता है वो एंजाइम, इन्वर्टेज शुगर भी कहते हैं इसको, इन्वर्टेज एंजाइम भी कहते हैं सुक्रेज, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का डाइसेक्राइड है। अगर वाटर ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों जो एक दूसरे से ज्वाइन करके है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एंजाइम का नाम सुक्रेज इन्वर्टेज। क्या आया बीच में, वाटर ही तो आया, हाइड्रोलेज कैटेगरी में आता है। सुक्रेज इज आल्सो हाइड्रोलेज कैटेगरी में, माल्टेज आता है, अमाइलेज आता है, ये क्लास है, दिस इज अ क्लास जिसके अंडर, दिस इज अ क्लास जिसके अंडर बहुत सारे वाटर को ऐड करने की वजह से क्लीव करने वाले एंजाइम्स आते हैं। दीज आर द एंजाइम्स दैट आर कम्स इनसाइड हाइड्रोलेज कैटेगरी ऑफ क्लास ऑफ एंजाइम्स, हाइड्रोलेज फैमिली क्लास में आते हैं। ठीक है, ये तो हमारे फैमिलियर है। ये तो हमारे फैमिलियर है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, इन सब में आपने हर जगह पे पढ़ा होगा क्या होता है, वाटर ऐड करने की वजह से लिसिस होता है, बॉन्ड जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्रोटीज भी हो सकते हैं, अमाइलेज, लाइपेजेस, माल्टेजेस, लंबी सी बिग क्लास है, बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे। एटलीस्ट हमने 3 एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन कवर किए, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, नंबर 2 ट्रांसफरेज, और नंबर 3 हाइड्रोलेज। ठीक, 3 बाकी है, लाइज, आइसोमरेज और लाइगेज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, होपफुली मंडे से थर्सडे तक कोई क्लास नहीं होगी, और फ्राइडे को होगी, अगर उसके पहले एग्जाम होती है तो डाउट सेशन होगा। ओके, सी यू एंड कीप लर्निंग। ओके, टिल बाय। ओके फाइन, बाय। मैं आपको सब भेज दूंगी रिकॉर्डिंग्स आज में। ओके ओके, सी यू। ओके ओके, बाय, यू टू टेक केयर।